हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर ईसीजीसी से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो ईसीजीसी क्या होता है, वेरियस रिस्क क्या होते हैं, हमें इंटरनेशनल ट्रेड में इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे रियल लाइफ में हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कभी कोई इलनेस हो जाए, बीमारी हो जाए, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, या कभी जो है किसी वजह से कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में हमारी फैमिली सिक्योर रहे। इंश्योरेंस हम इसीलिए करवाते हैं। उसी तरीके से जब हमारे देश से कोई सामान या कोई गुड्स जो है एक्सपोर्ट होता है, हमारे देश से कोई सामान गुड्स एक्सपोर्ट होता है, तो ये जो एक सामान गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके लिए ऑब्वियसली एक्सपोर्टर ने बैंक से लोन लिया होगा, राइट। तो देखो, बैंक से लोन लिया है तो बैंक का भी पैसा संभाल के रखना पड़ेगा, मतलब बैंक का पैसा भी सुरक्षित रहना चाहिए। एक्सपोर्टर ने जो गुड्स भेजा है, ये भी जो है वहाँ पर पहुँच गया, मान लीजिए बायर ने पेमेंट ही नहीं की, तो उस केस में ये सारी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है, एक्सपोर्ट का मतलब देश से बाहर भेजना, और क्रेडिट का मतलब होता है लोन वगैरह, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में जो क्रेडिट वगैरह लगता है, जो पैसे लगते हैं, उसी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का ही टारगेट होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ओके, तो पहले ईसीजीसी को हम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते थे, लेकिन अब हम इसे ईसीजीसी के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से? ईसीजीसी लिमिटेड के नाम से बुलाया जाता है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन होता है इसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म। तो देखिए, ये बेसिकली दो काम करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी देता है एक्सपोर्टर को, और बैंक को गारंटी देता है। मतलब कहने का, अब अगर जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारे देश में कोई एक्सपोर्टर है, उसने यहाँ से सामान भेज दिया, यहाँ पर कोई इंपोर्टर है, ठीक है, मान लीजिए यूएस में कोई इंपोर्टर है और यहाँ इंडिया से कोई एक्सपोर्टर ने भेज दिया। बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। देखिए कैसे बहुत सारे, मान लीजिए यहाँ से पैसा, यहाँ से गुड्स चला गया, लेकिन इस यूएस वाले इंपोर्टर ने पेमेंट ही नहीं की, लॉस हो गया कस्टमर को, है ना, या एक्सपोर्टर को लॉस हो गया। या फिर यहाँ से जो गुड्स गया, जहाज़ रास्ते में डूब गया, एक लॉस वो भी हो सकता है। या जो यहाँ से गुड्स गया वो किसी और पोर्ट में चला गया, कहीं और डिलीवर हो गया, या रास्ते में लुटेरों ने, समुद्री लुटेरे होते हैं, उन्होंने लूट लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे रिस्क हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा गुड्स है जो कि फ्रेश ही पहुंचना चाहिए दूसरे देश में, 1-2 दिन के अंदर पहुंचना चाहिए, लेकिन पता चला स्ट्राइक वगैरह हो गई है पोर्ट पर, अब सामान ही नहीं लद पा रहा है, तो जाएगा कैसे, 2 दिन में वो सड़ गया, ख़राब हो गया। तो इस तरीके के जो वेरियस रिस्क होते हैं फ्रेंड्स, एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए यहाँ पर बैंक का भी पैसा फंसा हुआ है। एक्सपोर्टर ने अगर जो है सामान भेजा है, मान लीजिए 1 लाख करोड़ का, तो 1 लाख करोड़ का वो ऐसे अपने जेब से नहीं बना पाएगा, उसके लिए बैंक से भी लोन लेगा। अब अगर मान लीजिए उसका जहाज़ डूब गया, तो एक्सपोर्टर के तो पैसे डूबे ही डूबे, जब एक्सपोर्टर नहीं चुका, एक्सपोर्टर के पैसे ही चले गए, जहाँ सामान डूब गया तो इंपोर्टर ने कोई पैसा नहीं दिया, जब इंपोर्टर ने नहीं दिया तो वो बैंक को कहाँ से लौटाएगा। तो इसलिए बैंक भी प्रॉब्लम में रहते हैं और एक्सपोर्टर भी प्रॉब्लम में रहते हैं। तो इन्हीं दोनों को इंश्योरेंस, इन्हीं दोनों को ये इंश्योरेंस दिलवाता है। कौन? आपका ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का टास्क यही है कि ये एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस देता है कि आप एक्सपोर्ट करिए, हम आपका जो गुड्स है उसको क्या नाम है, इंश्योर्ड करेंगे। और बैंकों को भी इस बात की गारंटी देता है कि अगर मान लीजिए एक्सपोर्टर आपके पैसे नहीं पे कर पाता है, तो हम भी इसका जो है पैसा आपको पे कर देंगे। ओके, तो अब ये जो इंश्योरेंस करता है फ्रेंड्स, इसमें ये कुछ रेशियो 90:10 का रेशियो, मतलब 90% जो है एक्सपोर्टर बियर करेगा, 10%, सॉरी 90% जो है ईसीजीसी बियर करेगा, लेकिन 10% एक्सपोर्टर को बियर करने में, इस तरीके से कुछ रेशियो बेसिस पर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ईसीजीसी क्या होता है? ईसीजीसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। पहले इसे यही नाम से बुलाया जाता था, लेकिन अब ईसीजीसी लिमिटेड कहते हैं। इसका बेसिक टारगेट क्या होता है? इसका बेसिक टारगेट होता है जो एक्सपोर्टर हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, उनकी गुड्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, और जो बैंक्स हैं उनके पैसे को भी गारंटी प्रोवाइड करना। एक्सपोर्ट क्रेडिट कहते हैं हम फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना यानी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है हमारा देश। ऐसा ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज उतनी मात्रा में मिलेगा नहीं, हमारा देश ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट हमारा फले फूले आगे बढ़े, इसी के लिए जो है ईसीजीसी को बनाया गया था। ईसीजीसी को इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए किया गया था ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है वो आगे बढ़े फ्रेंड्स। ओके, अब जब अगर ईसीजीसी में अगर इंश्योरेंस मिल गई तो वो एक्सपोर्टर डरेगा नहीं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा। और बैंक के लिए भी यही केस है, बैंक भी एक्सपोर्टर को जो है खुल करके जो है, मतलब वो आगे आकर के पैसे देंगे कि हाँ ठीक है, आप हमारे यहाँ से लोन लीजिए, क्योंकि हमारा पैसा इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस वाले दे देंगे या ईसीजीसी हमें प्रोवाइड कर देगा। अब जैसे यहाँ पर है कि हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की ज़रूरत हमें क्यों नहीं पड़ेगी फ्रेंड? देखिए,
युद्ध हो गया, दो देशों के बीच में मान लीजिए युद्ध छिड़ गया, यहाँ पर इंडिया से कोई सामान भेजना था और यहाँ फ्रांस जाना था, रास्ते में सामान है और यहाँ इंडिया और फ्रांस के बीच में मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर युद्ध छिड़ गया। तो अब क्या होगा, फ्रांस ने बैन लगा दिया कि भाई जो है हम इंडिया से कोई भी सामान मंगवाएंगे नहीं। अब ये जो सामान यहाँ रास्ते में है वो क्या होगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, फेंका जाएगा, तो एक्सपोर्टर को पूरा लॉस हो गया। अब अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और जो एक्सपोर्टर को लॉस होगा तो पैरेलल में बैंक को भी होगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने इसको लोन दिया हुआ है एक्सपोर्टर को। ओके, उसका में कूप हो गया। कूप का मतलब होता है फ्रेंड तख्ता पलट होना, यानी शासन बदल देना। जैसे कई देशों में क्या होता है कि जो है आपका सेना जो है टेक ओवर कर लेती है, तो उस टाइप का अगर हो गया तो उस केस में भी दिक्कत होगी। इकोनॉमिक डिफिकल्टी भी होती है, कई देश जो है इकोनॉमिक डिफिकल्टी, उनके पास पैसे ही नहीं है। जैसे इकोनॉमिक डिफिकल्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड्स, जो देश में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा आउटगोइंग हो रहा है, कितना इनकमिंग है और कितना आउटगोइंग है, उसी का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब मान लीजिए आ रहा है 100 रुपये और देश से जा रहा है 200 रुपये, तो 100 रुपये का लॉस हो रहा है बैंक, मतलब देश को, कि नहीं हो रहा है उस देश को। तो ऐसी केस में अब उसके पास ऑलरेडी 100 रुपये का लॉस हो रहा है, वो आपकी पेमेंट नहीं करवा पाएगा, या वो देश जो है मतलब जो है इतना कैपेबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, फिर वो इम्पोज कर देगा रिस्ट्रिक्शन, वो इम्पोज कर देगा रिस्ट्रिक्शन कि भैया या तो सर्टेन गुड, कुछ सामान है जो अपने देश में आप नहीं मंगवा सकते। अब अगर इम्पोर्ट में उसने कह दिया कि जो है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि आप एल्युमिनियम नहीं मंगवा सकते हैं, किसी देश से उसने रोक लगा दी कि आप एल्युमिनियम नहीं मंगवा सकते हैं। तो अब इस केस में जो सेलर ने पहले से ही एल्युमिनियम वगैरह रास्ते में छोड़ रखा है या भेज दिया है या ऑर्डर प्रोसेस कर रहा है, वो पूरा का पूरा पैसा उसका वेस्ट हो जाएगा। ओके, या फिर एक ये भी हो सकता है कि मतलब एल्युमिनियम इस देश से दूसरे देश में पहुंच चुका है, लेकिन अब वो देश ने मतलब जो है मान लीजिए फ्रांस ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो अब इंपोर्टर के पास पहुंच तो गया है सामान, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर सकता है इसको, क्योंकि देश ने बैन लगा दिया। देश का कानून आगे होता है तो वो उसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो या तो फिर जो है क्या नाम है, कंट्री रिस्ट्रिक्शन लगा देती है आपका इम्पोर्ट पर, या तो फिर सर्टेन गुड्स, जैसे कुछ गुड्स को इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, या ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट गुड्स इंपोर्टेड, जो गुड्स इंपोर्ट किया गया उसके पेमेंट के लिए ट्रांसफ़र में भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ओके, कमर्शियल रिस्क होता है। कमर्शियल रिस्क का मतलब होता है व्यवसाय से रिलेटेड रिस्क। उसमें क्या दिक्कत होगी कि जो बायर है, जो विदेशी बायर है जिसने सामान खरीदा है, वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, मतलब कहने का दिवालिया घोषित हो गया। अगर वो बायर ही दिवालिया हो गया, उसके बाद पैसे ही नहीं है, अब वो पैसे ही नहीं पे कर सकता है। कोई भी वजह हो सकता है पॉलिटिकल रीजन हो या इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी है उस देश में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि बायर पैसे ही नहीं पे कर सकता है, दिवालिया हो गया, तो उस केस में कमर्शियल रिस्क राइज हो जाएगा। किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए। तो इस चीज़ के लिए भी जो है उसे इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें क्रेडिट इंश्योरेंस की एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों होती है, तो अगर दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए, या फिर जो है तख्ता पलट हो जाए, वहाँ पर शासन बदल जाए, कूप हो जाए, या फिर इकोनॉमिक डिफिकल्टी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, देश के पास पैसे ही नहीं हैं, या फिर देश के पास पैसे हैं लेकिन उन्होंने कुछ सर्टन गुड्स, जो सर्टन आइटम है उनकी जो है इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, या जो आइटम आपने इम्पोर्ट कर लिया है उसकी पेमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा ली है। तो इस तरीके की जो डिफ़िकल्टी हैं उनके लिए भी, अब अगर ऐसा होगा तो एक्सपोर्टर को बहुत लॉस होगा, तो उस चीज़ के लिए भी इनको सर्टेनिटी चाहिए। कमर्शियल रिस्क भी होता है। कमर्शियल रिस्क होगा कि फॉरेन बायर जो है बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, उसका पैसे ही नहीं है, तो उस केस में भी एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। सामान तो उस देश में चला गया, लेकिन ये जो बायर है वो दिवालिया हो गया, अब वो क्या करेगा? तो इन सभी केसेस के लिए हमें जो है क्रेडिट इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, और इसी जगह पर हमें ECGC हेल्प करता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या करेगा, जो भी आप गुड्स भेजोगे उसको इंश्योर करेगा फ्रेंड्स। ओके, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। अब फ़ायदा क्या होता है अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस को अगर ले लिया आपने एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, तो उससे बेनिफिट क्या होता है? तो देखिए, ये एक्सपोर्टर को जो है कोई भी कॉन्सिक्वेंस होगा, जैसे पेमेंट रिस्क, मतलब बायर ने पेमेंट नहीं की पॉलिटिकल या कमर्शियल रीजन की वजह से, तो उससे क्या होगा, मान लीजिए कि जो है अब इंश्योरेंस हो गया गुड्स का, यहाँ से यहाँ गुड्स गया और बायर मान लीजिए बैंकरप्ट हो गया, जिसने खरीदा था उसने पेमेंट नहीं की, तो अब ECGC आगे आकर के जो ये एक्सपोर्टर है उसको पैसे पे करेगा, क्योंकि इंश्योरेंस किया है उसने। इसका बदले में ये प्रीमियम चार्ज करते हैं, ECGC आपसे प्रीमियम चार्ज करेगा, लेकिन ये है कि आपका जो गुड्स का लॉस हुआ है, यहाँ बायर बैंकरप्ट हो गया, उस चीज़ के लिए अब आपको वो पेमेंट दे देगा। जब वो आपको पेमेंट दे देगा तो आपको मतलब जो है अब किसी भी एक्सपोर्टर के लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, उसको ये एश्योरेंस हो गई कि यहाँ
हाँ भाई कोई डरने की बात नहीं, यदि मेरा पैसा जो है बायर नहीं दे पा रहा तो ईसीजीसी से इंश्योरेंस से मिल जाएगा, तो वो जो है ओवरसीज बिजनेस को और अच्छे से जो है बढ़ाएंगे बिना फियर, विदाउट फियर ऑफ लॉस, उन्हें किसी लॉस का डर नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस होने का यही बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। ओके, अब रिस्क क्या होता है, तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम आगे रिस्क क्या होता है और वेरियस टाइप के रिस्क के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन से रिस्क होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा काम की बातें नहीं होनी है, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना ठीक रहेगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ोगे तभी आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी। ओके, तो फ्रेंड्स रिस्क क्या होता है, तो रिस्क कैन बी डिफाइंड एट अनसर्टेन इवेंट, कोई ऐसी अनसर्टेन इवेंट जो कि जो है जिसकी वजह से फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूस इन अर्निंग, जिसकी वजह से या तो नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, या फिर जो है जो कमाई है वो घट जाए। पहले 5 लाख कमाते थे, अभी 2 लाख कमा रहे हैं, तो ये भी हो गया एक तरीके से रिस्क। रिस्क क्या होता है फ्रेंड, तो एक अनसर्टेन इवेंट होती है जो निश्चित ना हो, मतलब ऐसी घटना जो निश्चित ना हो लेकिन हो, तो उसे ही हम रिस्क कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, जैसे मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को 50,000 रुपये दे दिए। ओके, आपको पता है कि वो आपका फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए कि जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी नौकरी चली जाती है, अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचता है, उसकी खुद की ज़िंदगी परेशानी में गुजर रही है, वो आपका 50,000 रुपये नहीं लौटा पाता है, तो इसे ही फ्रेंड्स हम रिस्क कहते हैं। और यही अनसर्टेन इवेंट है जो ये हो गई, उम्मीद नहीं थी इस बात की कि ऐसा होगा, लेकिन अनसर्टेन इवेंट की वजह से उसकी नौकरी चली गई और अब वो पे नहीं कर पा रहा है, तो आपका जो पैसा है वो रिस्क में आ गया फ्रेंड्स। ओके, तो रिस्क यही होता है। रिस्क क्या होता है, एक अनसर्टेन इवेंट होती है जिसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब उसका असर ये होता है कि या तो बाय मतलब जो है एक्सपोर्टर को लॉस हो जाएगा या उसकी कमाई घट जाएगी। अब अगर जैसे रियल लाइफ में कहा जाए तो रिस्क क्या होता है, बीमारी हो गई आपको, या कोई एक शरीर का कोई एक अंग जो है चोटिल हो गया, हाथ टूट गया, पैर कट गया, कुछ ऐसा हो गया, या ज़िंदगी ही जो है नहीं बची है, तो ये जो है ह्यूमन लाइफ में अगर हम कहें तो ये सारे रिस्क होते हैं। ओके, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो वो रिस्क हो गया। ओके, और जबकि अगर हम इसी को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इन कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटी में बिजनेस प्रॉफिट या लॉस जो है डिपेंड करता है कि बिजनेस के अफेयर कैसे मैनेज किए जाते हैं या रन कैसे किए जाते हैं। मतलब कहने का कि रिस्क इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप बिजनेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, उसी बात पर ही रिस्क डिपेंड करेगा। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम, आउटपुट क्या होगा उसकी जब निश्चितता ना हो, फिक्स ना हो कि आउटपुट क्या होगा। जैसे कई लोग जॉब की तैयारी करते हैं लेकिन कई लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो अनसर्टेनिटी है कि आउटपुट क्या होगा, तो ऐसी ही इसी को ही तो हम रिस्क कहते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 साल बैठ करके प्रिपरेशन की IAS की, वो नहीं सेलेक्ट होता है, तो एक तरीके से ये भी रिस्क ही है फ्रेंड्स। ओके, रियल लाइफ में अगर आप समझते हैं तो रिस्क अगर हम कहें व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या होता है, तो कोई अनसर्टेन इवेंट जिसकी वजह से या तो जो है अर्निंग घट जाए, कमाई घट जाए, या फिर जो है लॉस हो जाए, हानि हो जाए, तो फ्रेंड्स उसे ही रिस्क कहते हैं। रियल लाइफ में रिस्क बीमारी हो जाए या ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम आ जाए या किसी एक शरीर के किसी एक अंग को प्रॉब्लम हो जाए, तो उसे ही वो भी एक ह्यूमन लाइफ में रिस्क होता है। और कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटी में ये कहा जाए कि बिजनेस कितना प्रॉफिट या लॉस कमाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस को किस तरीके से, बिजनेस के अफेयर को कैसे रन किया जा रहा है, कितनी केयरफुली रन किया जा रहा है। तो अगर हम रिस्क दूसरे शब्द में कहें तो अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम को भी हम रिस्क कह देते हैं। आगे मतलब क्या आउटकम होगा, क्या आउटपुट आएगा, हमें नहीं पता है, उसकी अनसर्टेनिटी है, तो फ्रेंड्स उसे ही हम रिस्क कहते हैं। ओके, तो अब आगे हम फ्रेंड्स देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो रिस्क हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। उसमें बायर रिस्क है, सेलर रिस्क है, शिपिंग रिस्क है, अदर रिस्क भी होता है। अदर रिस्क के भी 5 पार्ट है फ्रेंड्स, क्रेडिट रिस्क, लीगल, कंट्री और पॉलिटिकल, ऑपरेशनल रिस्क, एक्सचेंज रिस्क। तो इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जितने भी रिस्क हैं। ओके, तो देखिए बायर रिस्क क्या होता है, ये फ्रेंड ध्यान रखिएगा, बायर रिस्क है, बायर्स रिस्क नहीं है, बायर का रिस्क नहीं है, बायर रिस्क है। बायर क्या मतलब जो है सेलर क्या रिस्क फेस करता है, वही बायर रिस्क है। ओके, सेलर फेस रिस्क रिलेटिंग टू नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब जो है सेलर ने क्या किया, यहाँ से गुड्स भेजा और बायर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, या एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को लेकिन पेमेंट नहीं की, या जो क्वालिटी है उसने कहा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है इसलिए हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, या पेमेंट नहीं वापस की। तो ये जो रिस्क हैं सेलर जो फेस करता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बायर रिस्क कहते हैं। ये बायर एंड का रिस्क है। ओके, बायर हमें क्या क्या प्रॉब्लम सेलर को दे सकता है, वो वाले रिस्क को बायर रिस्क कहते हैं फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात बायर रिस्क की हो रही है और
इश्यूज फेस कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो बायर रिस्क का मतलब होता है कि सेलर क्या क्या रिस्क फेस कर सकता है बायर से, उसे ही बायर रिस्क कहते हैं। जिसमें हमने देखा कि वो गुड्स गया लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट की ही नहीं, या जो हमने गुड्स भेजा एक्सपोर्टर ने उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ऐसा बोल करके मना कर दिया, या फिर पैसे ही नहीं पे किए, तो ये सारे बायर रिस्क होते हैं। अब सेलर रिस्क क्या होता है फ्रेंड्स, सेलर रिस्क वो होता है बायर जो फेस करता है। सेलर रिस्क कौन फेस करेगा, बायर। अब इसमें क्या रिस्क होता है, बायर ने क्या किया, इसमें सेलर ने क्या किया, पैसे ले लिए। बायर रिस्क में बायर क्या क्या रिस्क फेस करेगा सेलर के एंड से, तो सेलर ने सामान जो है मतलब जो है बायर फेसेस द रिस्क रिलेटिंग टू द सेलर नॉट शिपिंग द गुड्स आफ्टर रिसीविंग द, मतलब कहने का सेलर ने क्या किया, बायर यहाँ पर है, सेलर यहाँ पर है, बायर ने पैसे दे दिए इसको उठा करके कि भाई आप डॉलर ले लो, लेकिन इसने सामान ही नहीं भेजा, तो ये भी एक रिस्क हो गया आफ्टर रिसीविंग एडवांस पेमेंट में शिप। या फिर जो है सेलर ने क्या किया, एक्सपोर्टर ने क्या किया, जो सामान भेजा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर जो है शिपिंग की सामान की लेकिन 1 महीने बाद की, लेट कर दिया, उसका जो है जो जरूरी समय पे ज़रूरत थी बायर को वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। ओके फ्रेंड, तो ये इस तरीके के जो रिस्क होते हैं उन्हें सेलर रिस्क कहते हैं। सेलर रिस्क कौन फेस करता है फ्रेंड, तो बायर फेस करता है। बायर को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, बायर ने यहाँ से पैसे भेज दिए लेकिन सेलर ने सामान ही नहीं भेजा, सामान भेजा लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं भेजा, और सामान भेजा अच्छी क्वालिटी का भी भेजा लेकिन 2 महीने लेट करके भेज दिया, तो ये इस तरीके के रिस्क बायर फेस करता है, तो इसे सेलर रिस्क कहते हैं। बायर रिस्क में हमने देखा जो सेलर रिस्क फेस करता है, इधर बायर हो गया इधर सेलर हो गया, बायर रिस्क सेलर फेस करेगा, सेलर रिस्क बायर फेस करेगा। ओके, तो बायर रिस्क कौन फेस करता है, सेलर फेस करता है। इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, सेलर को क्या क्या दिक्कत है, बायर ने सामान तो ले लिया लेकिन पेमेंट ही नहीं की, बायर ने सेलर ने सामान भेजा, बायर ने कहा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस तरीके के रिस्क बायर को फेस कर सेलर को फेस करने पड़ते हैं। अब कुछ समय में बायर और सेलर जो ये रिस्क है, ये बायर सेलर रिस्क घट जाता है। कैसे, एक बार बायर और सेलर एक दूसरे के साथ में ट्रांजैक्शन करने लगते हैं तो उनको कुछ समय में आइडिया लग जाता है। जैसे आप भी किसी परचून की दुकान पर या किसी भी दुकान पर आप जाते हो तो शुरुआत में वो जो शॉपकीपर है वो आपको अच्छे से नहीं जान रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे वो आपका जान जाता है कि ठीक है ये पैसे समय पर वापस कर देते हैं, और आपको भी पता चल जाता है कि जो शॉपकीपर है वो अच्छा है, जो गुड्स की क्वालिटी वो अच्छा देता है। तो जैसे जैसे ये एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल ट्रस्ट बनता जाता है वैसे वैसे ही ये बायर और सेलर रिस्क जो है घटता चला जाता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा बायर रिस्क और सेलर रिस्क। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स शिपिंग रिस्क। तो फ्रेंड्स इसमें हम शिपिंग रिस्क में क्या देखेंगे, देखिए शिपिंग रिस्क में बहुत सारे रिस्क अवेलेबल मतलब जो है आ जाते हैं। जैसे इसमें तो मतलब इतने सारे रिस्क होंगे कि आप भी सोचोगे कि इतनी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं क्या किसी काम में। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो बायर और सेलर तो होते ही बीच में इंटरमीडिएट है, शिपिंग इसीलिए कहा गया क्योंकि शिपिंग कंपनियां वगैरह आ गई। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, जैसे शिपिंग कंपनी इन्वॉल्व है, हैंडलिंग एजेंट इन्वॉल्व है, पोर्ट अथॉरिटीज़ हो गई, लोकल ट्रांसपोर्टर हो गए, लोडर जो सामान लोड करेंगे वो भी, ये सभी जो है इसमें रिस्क इन्वॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा कि गुड्स जो है डिले हो गया या सामान पहुंचा ही नहीं कई सारे कारणों से, क्या होगा, गुड्स बीइंग मिस हैंडल्ड, जो सामान है मान लीजिए फ्रिज वगैरह की लोडिंग होनी थी गलत तरीके से लोड कर दिए, 200 फ्रिज लोड हुए सारे के सारे टूट गए ख़राब हो गए। गुड्स अबेंडन मतलब जो है सामान को वैसे ही छोड़ दिया गया, कोई उसका मालिक ही नहीं है, इस तरीके से चोरी हो गया गुड्स, या गलत जगह पर डिलीवर कर दिया, जहां डिलीवर होना था उसको छोड़कर किसी और कस्टमर को डिलीवर कर दिया, या ऐसा हुआ किसी दूसरी डेस्टिनेशन में जाना था यूएसए लेकर के फ्रांस पहुंचा दिया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से शिपिंग रिस्क अराइज होता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में स्ट्राइक कर दी, लोकल ट्रांसपोर्टर ने स्ट्राइक कर दी, या फिर जो है जो लोडर हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, जो जिसकी वजह से जो है सामान जो है सही समय पर दूसरे पोर्ट पर पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि लोडिंग नहीं हो पा रही है, या शिपिंग कंपनियों ने स्ट्राइक कर दी है, या फिर जो यहाँ पर ये पोर्ट अथॉरिटी हैं इन्होंने इनका रिस्क वो अपना स्ट्राइक चल पड़ा। तो इन सभी चीज़ों की वजह से शिपिंग रिस्क आता है फ्रेंड्स। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि शिपिंग रिस्क कितने कारणों से हो सकता है, मिस हैंडलिंग कर दी, गलत जगह डिलीवर कर दिया, गलत जगह लेकर चले गए, लोकल ट्रांसपोर्टर जो है स्ट्राइक पर चले गए हैं, गुड्स को ऐसे ही छोड़ दिया, चोरी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शिपिंग रिस्क के अंडर में आती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये जान लिया बायर रिस्क कौन फेस करता है, सेलर फेस करता है। सेलर रिस्क कौन फेस करता है फ्रेंड्स, बायर फेस करता है। बायर को बहुत सारी, देखो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो यहाँ समझ लो कि बायर डॉलर दे रहा है तो डॉलर तो चले गए, लेकिन उधर से जो सामान आया
या तो आया ही नहीं सामान, डॉलर चला गया। ये सामान आया अच्छी क्वालिटी का नहीं आया, सामान आया अच्छी क्वालिटी का भी आया लेकिन 2 महीने डिले हो गया, तब भी फ़ायदा नहीं है। और अगर जो है बायर रिस्क देखो तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सामान सेल कर रहा है, आपने सामान यहाँ से भेज दिया एक्सपोर्टर ने, वहाँ जा करके उसने पेमेंट ही नहीं की, पेमेंट की लेकिन कह दिया कि गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम पैसा कम पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके के बायर बायर रिस्क हो गया, सेलर रिस्क हो गया फ्रेंड्स। जैसे जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है बायर सेलर के बीच में, तो ये रिस्क कम भी हो जाता है, ये भी हमने समझ लिया। शिपिंग रिस्क में हमने समझ लिया कि जो है बहुत सारी जो इंटरमीडिएट लोग हैं, शिपिंग कंपनी है, जो एजेंट हैं वो हैंडल करते हैं, वो लोकल अथॉरिटी हो गई, लोकल ट्रांसपोर्टर हो गए, पोर्ट पे जो बंदरगाह वगैरह पे अथॉरिटी हैं वो भी कस्टम वाले हैं, ये सब भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा कि सामान डिले हो जाएगा या शिपमेंट ही नहीं होगी। मान लीजिए कंटेनर ही नहीं अवेलेबल है, जहाज ही कोई खाली नहीं है जो कि सामान को ले जा सके। सब्जियाँ जानी है एक देश से दूसरे देश, कोई जहाज ही अवेलेबल नहीं, पानी का जहाज अवेलेबल नहीं है, वो सब्जियाँ वहीं पोर्ट पर ही रखे रखे सड़ गई। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम शिपिंग रिस्क में, मिस हैंडलिंग कर दी गई, गुड्स को चोरी कर लिया गया, गलत जगह डिलीवर कर दिया गया, गलत गलत लोगों को डिलीवर कर दिया गया है ना, लोकल ट्रांसपोर्टर ने स्ट्राइक कर दी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम शिपिंग रिस्क में आती है। अब शिपिंग रिस्क से मान लीजिए कोई कंट्री जो है अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वो शिपिंग रिस्क से प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोर्टर को शिपिंग रिस्क से प्रोटेक्शन देने के लिए वो इसे इसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर देते हैं। किसको? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को वो इसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर इसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर देंगे फ्रेंड, तो वो हमेशा मतलब किसी भी परिस्थिति में उसे चलना होता है। जैसे अभी आपको याद होगा कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो इसेंशियल सर्विस में आती है, इसीलिए जब सभी डिपार्टमेंट बंद थे तो भी हमें बैंक में ड्यूटी करने जाना पड़ता था, क्योंकि ये इसेंशियल सर्विस थी, हम बंद नहीं हो सकते। भले ही हमें 50% कैपेसिटी से काम करना है, लेकिन हमें अपनी सर्विसेज को देना होगा। तो उसी तरीके से जो कंपनियां, जो देश हैं, अगर एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, शिपिंग टास्क को इसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया ये इसेंशियल सर्विस है, आप इसमें मना नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा तो हमने 3 रिस्क देख लिए, बायर रिस्क, सेलर रिस्क, और उसके बाद में हमने देखा कौन सा, बायर रिस्क हो गया, सेलर रिस्क हो गया और शिपिंग रिस्क हो गया। अब अदर रिस्क, इसके अलावा भी कुछ और रिस्क होते हैं, जैसे बैंक ही फेल कर जाए, सेटलमेंट ना हो पाए, लीगल रिस्क भी अराइज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। ओके, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जैसे अब ये इनके सब पार्ट हैं फ्रेंड्स, अदर रिस्क के सब पार्ट हैं। क्रेडिट रिस्क हो गया आपका, या लीगल रिस्क हो गया, ये सभी इसके सब पार्ट हैं। ओके, तो देखिए क्रेडिट रिस्क क्या होता है। क्रेडिट रिस्क, जो बायर है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस है या नहीं है। अगर मान लीजिए जो बायर है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस मतलब कहने का उसका जो क्रेडिट है वो अच्छा है कि नहीं, वो पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो क्रेडिट रिस्क अराइज हो जाएगा। मतलब कहने का क्रेडिट रिस्क को अगर हम अपने बैंक के प्रॉस्पेक्ट से सोचें, कोई एक कस्टमर आया, आपसे 50 लाख रुपए का लोन ले लिया उसने मान लीजिए, और उसकी जो हैसियत है या उसकी जो पेमेंट करने की क्षमता है वो 20 लाख रुपए की नहीं है, तो ये आपने क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व कर लिया, यहाँ पर क्रेडिट रिस्क हो गया। ओके, लेकिन किसी को आपने 50 लाख का लोन दिया और उसका जो प्रॉपर्टी है और उसका जो बिजनेस है वो 5 करोड़ साल भर में जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो वही कह रहे हैं कि क्रेडिट रिस्क का मतलब हुआ कि जो बायर है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, अगर अच्छी नहीं है तो एक्सपोर्ट जो गया है, एक्सपोर्ट बिल, उसका जो है पेमेंट ही नहीं होगी, नॉन पेमेंट में बदल जाएगा। कोई भी कारण हो सकता है, फाइनेंशियल क्रंच है, उसके पास पैसे की तंगी है, वो अपनी तरफ से जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहा है, या इंसॉल्वेंसी हो गई, वो मतलब दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो इन सभी वजहों से क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, लीगल रिस्क, लीगल रिस्क क्या होता है, कंपनी ने किसी कंट्री ने क्या किया, अपने लॉ में ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जिसकी वजह से अब कोई पर्टिकुलर गुड है वो आप वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे इंडिया ने ही कहा कि अब हम आयरन रॉड जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री से, अब दुनिया भर से आयरन रॉड नहीं मंगाएंगे, हम लोकली ही बनाएंगे। ओके, तो अगर आयरन रॉड नहीं बनाएगा तो अब क्या होगा, जितने भी एक्सपोर्टर यहाँ इस देश में एक्सपोर्ट करते थे आयरन रॉड को, उन सभी को लॉस हो गया। तो ये एक तरीके का लीगल रिस्क है। ओके, और ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होगा, ये मतलब 2 कंट्रियों के बीच में किसी तरीके का मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने बैन लगा दिया है ना, सर्टेन गुड्स के रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, या फिर कोई चीज़ इंपोर्ट कर लिए या तो उसमें जो है उसके लिए जो फंड देना है वो आप पे नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी करंट सिनारियो में हम बात करें तो इंडिया ने चाइना के 59 ऐप पर जो है बैन लगा दिया हुआ है। तो ये इसी तरीके की सिचुएशन में ही फ्रेंड्स, ये जो आपका लीगल रिस्क या कंट्री रिस्क अराइज होता है इसी सिचुएशन में। ओके, कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क का क्या मतलब होता है,
लॉ में अनसर्टेनिटी है, निश्चितता है ही नहीं कि नियम क्या कहेगा, तो उस केस में ये पॉलिटिकल रिस्क या कंट्री रिस्क हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, और ऐसा क्यों होता है? फाइनेंशियल पोजीशन कंट्री की क्लियर नहीं है, कंट्री को मतलब उसे मतलब ये नहीं क्लियर है कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस चल रहे हैं, वो चीज़ का, या इन हार्मोनियस रिलेशनशिप है दो कंट्रियों के बीच में, जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं है, आपस में झगड़े चले हुए हैं, मनमुटाव चला हुआ है, तो उस वजह से जो रिस्क राइज होता है फ्रेंड्स, उसे ही हम कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं। ओके, तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है? बायर की हैसियत ही नहीं है, बायर की हिम्मत ही नहीं है, उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो इतनी अच्छी नहीं कि वो पेमेंट कर पाए, जिसकी वजह से जो हमने एक्सपोर्ट तो कर दिया सामान लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिली, तो ये हो गया आपका क्रेडिट रिस्क। लीगल रिस्क का क्या मतलब होता है? लीगल रिस्क मतलब कंट्री ने क्या किया, कुछ ऐसे अमेंडमेंट कर दिए कि सर्टेन गुड्स को आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके की जो लीगली, वहाँ पर हम लीगली अब आगे नहीं बढ़ सकते, हम ये दावा नहीं कर सकते नहीं आपको ये सामान परचेज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो इस वजह से एक्सपोर्टर क्या करेगा, जो सामान उसने भेज दिया है, अब उस सामान तो चला गया लेकिन उसके बदले में जो पैसे आने हैं वो नहीं आ पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? कंट्रियों के बीच में आपस में रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने पर्टिकुलर गुड्स पर बैन लगा दिया कि आप इसको सर्टन गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क कब होता है? जब जो है लॉ की अनसर्टेनिटी हो, कानून का क्लियरिटी नहीं है कि क्या होगा, या जो कंट्री है उसमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्लियरिटी नहीं है, मतलब कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो चीज़ है, या दो कंट्रियों के बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो उस केस में कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क अराइज होता है फ्रेंड्स। ओके, अब इसमें फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे यही पूछे जाएंगे कि सो एंड सो ऐसा ऐसा हो गया, अब आप बताओ कि जो है इसमें कौन सा रिस्क है। जैसे मान लीजिए एक्सपोर्टर ने 500 करोड़ रुपए का सामान जो है दूसरे देश में भेज दिया, लेकिन इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं की, ये किस तरीके का रिस्क है फ्रेंड्स? तो ये अगर हम देखें तो ये एक तरीके से क्रेडिट रिस्क है फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकते हैं। क्रेडिट ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है फ्रेंड्स? तो ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? इसमें बायर के एंड पे या सेलर के एंड पे या जो सब बीच की इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है फ्रेंड्स बेसिकली ह्यूमन एरर से रिलेटेड होता है, कि हमने ऑपरेशन मतलब किसी टास्क को करने में गलती कर दी, उसे ही ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। जैसे स्ट्राइक हो गई, मान लीजिए जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, उसकी फैक्ट्री में स्ट्राइक कर दिया, या फिर जो उस जहाँ से वो एक्सपोर्टर जहाँ से सामान गुड्स परचेज करता है उसकी फैक्ट्री में जो है आपका स्ट्राइक हो गया, या ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्ट्राइक हो गई, तो ये कहीं भी अगर स्ट्राइक होगा तो वो उसको इम्पैक्ट करेगा, तो ये ऑपरेशनल रिस्क हो गया फ्रेंड्स। ओके, या सिस्टम ही फेल कर गया, फेलियर ऑफ सिस्टम, जैसे आप लोग अपने यहाँ पर फिनेकल वगैरह यूज करते हैं, सिस्टम ही फेल कर गया, कई बार मेनू ऑप्शन नॉट अवेलेबल ऐसे करके एरर आती है, तो सिस्टम फेल कर गया, पावर कट हो गया, यूपीएस फेल हो गया, नेटवर्क फेल हो गया, तो ये इस तरीके के जो फेलियर होते हैं ये भी फ्रेंड्स आपके ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। ओके, जैसे ऑपरेशनल ब्रेकआउट या फिर फेलियर ऑफ सिस्टम फेल कर गया, कनेक्टिविटी फेल कर गई, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया, या किसी तरीके का कमोशन हो गया, मतलब कहने का स्ट्राइक हो गई, दंगे भिड़ गए, है ना, इस तरीके की जो, या किसी स्टाफ मेंबर ने एरर कर दी, आपने नेफ्ट करनी थी, अकाउंट नंबर में 1 0 गलत कर दिया या 1 डिजिट गलत कर दी, जिसकी वजह से गलत जगह पर पैसे चले गए, तो ये इस तरीके की जो एरर होती है फ्रेंड्स उसे ही ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। इसकी वजह से अब अगर ऐसा होगा कि मतलब जो है एरर हो गई, मान लीजिए आपने ऑपरेटिंग स्टाफ से एरर हो गई, उसने जो है लंदन की जगह पे कहीं किसी दूसरे देश का एड्रेस दे दिया, किसी दूसरी जगह का एड्रेस दे दिया, तो या तो जो है शिपमेंट होगी नहीं, मतलब सामान या तो जाएगा ही नहीं, या तो जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, या गुड्स ख़राब हो गया, तो क्योंकि अगर स्ट्राइक हो गई है कहीं पर तो वो डिले कर देगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स आपकी किस में आती हैं? ऑपरेशनल रिस्क में आती है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई ये सारी की सारी ऑपरेशनल रिस्क में आती हैं। कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क में मैंने आपको बता दिया कि कानून की अनसर्टेनिटी है, निश्चितता नहीं कि कानून कैसा रहेगा, और कंट्री जो है प्रॉफिट में है, लॉस में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये भी नहीं क्लियर है, दो देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, रिलेशनशिप इज नॉट गुड, तो उस केस में भी कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क राइज हो जाता है। फिर हमने देखा ऑपरेशनल रिस्क में हमसे कहीं भी जैसे स्ट्राइक वगैरह हो गई है किसी भी फैक्ट्री में, बायर की फैक्ट्री में, सेलर की फैक्ट्री में, या सिस्टम फेल कर गया, कनेक्टिविटी चली गई, है ना, या फिर जो है कोई कमोशन हो गया, या फिर जो स्टाफ मेंबर है उससे कोई गलती हो गई, तो इस तरीके के जो है इसे हम ऑपरेशनल रिस्क कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, अब ऑपरेशनल रिस्क की वजह से क्या होगा? शिपमेंट ही नहीं होगी, या शिपमेंट डिले हो जाएगा जो सामान भेजना है, या जो डैमेज्ड गुड है उसे डिफेक्टिव गुड्स को भेज दिया गया, तो ये सारी जो है ऑपरेशनल रिस्क में चीज़ें आती हैं। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सचेंज रिस्क जो है मतलब देखिए जैसे हमने मान लीजिए इंडिया से
अमेरिका में कोई सामान भेजा हुआ है, ठीक है, यूएसए में। अब वहाँ से डॉलर आना है, ठीक है। अभी मान लीजिए जिस दिन हमने भेजा उस दिन डॉलर 60 रुपये का था, और जब जो है पेमेंट होनी है तो डॉलर हो गया मान लीजिए 40 रुपये का। तो इस तरीके का जो रिस्क है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्जन का जो रिस्क है उसे ही फ्रेंड्स हम एक्सचेंज रिस्क कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर इसको फेस करते हैं, एक्सचेंज रिस्क को डायरेक्टली एंड डायरेक्टली फेस करेंगे, क्योंकि जो इनवाइसिंग होगी वो दूसरे करेंसी में होगी। हमें रुपए में चाहिए जबकि हुआ है डॉलर में, ओके। या फिर कई बार ऐसा होगा कि हमें रुपए में चाहिए और जो इनवाइसिंग हुई है, जो पेमेंट करने वाला है वो डॉलर देना चाहता है, लेकिन जो एक थर्ड पार्टी और इन्वॉल्व है जिसने यूरो में पेमेंट करनी है। तो मतलब कहने का हमें रुपए में चाहिए, पेमेंट वो डॉलर में करेगा, लेकिन हो रही है सारा कुछ यूरो में। तो पहले डॉलर यूरो में कन्वर्ट होगा, फिर यूरो रुपए में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके के भी रिस्क जो होते हैं फ्रेंड्स उसे ही हम एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। तो पैसे का मतलब कहने का करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में हमने ये अच्छे से समझा हुआ है कि एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो वही जो रिस्क होता है उसे हम एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। अब कंट्री रिस्क क्या होता है फ्रेंड्स? तो कंट्री रिस्क क्या होता है? देयर कुड बी सेवरल रीजन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जो बायर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, मतलब कहने का कि वो पेमेंट ही ना करे। और ऐसा क्यों होगा कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई, या इकोनॉमिकल कारण हो गए, या लीगल रीजन है वहाँ पर उस देश में। तो ये सभी जो रिस्क होते हैं गवर्नमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या लीगल रीजन जो होते हैं जिनकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाता, डिफ़ॉल्ट कर देता है फ्रेंड्स, उसे ही हम कंट्री रिस्क कहते हैं। अब ईसीजीसी क्या करता है? आपकी जो कंट्री रिस्क होता है उसकी रेटिंग करने के लिए कहता है। ईसीजीसी क्या कहता है, सॉरी आरबीआई कहता है सभी बैंकों से कि आप क्या करिए, हर एक कंट्री की क्रेडिट रिस्क रेटिंग करिए, हर कंट्री की कंट्री रिस्क रेटिंग करिए। मतलब कहने का कि जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ से पेमेंट हमेशा आ जा रही है, तो उनको अच्छी वाली उसमें मतलब कहने का कि जीरो रिस्क वाली कैटेगरी में रख दीजिए। जहाँ से पेमेंट के बहुत ज़्यादा रिस्क है उनको वेरी हाई रिस्क में कर दीजिए। मतलब सेलर को पहले से ही पता चल जाए कि इस कंट्री में गुड्स मैं भेज रहा हूँ, वहाँ से पैसे आने की उम्मीद है या नहीं है, ओके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन बनाई हुई है सभी बैंकों के लिए कि आप अपना खुद का जो है सेट ऑफ पैरामीटर के हिसाब से हर एक कंट्री की ग्रेडिंग करिए, हर एक कंट्री को रिस्क रेटिंग दीजिए, ओके। और अगर मान लीजिए कोई बैंक ऐसा है जिसके पास में अपना खुद का रेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जो ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो रिस्क रेटिंग पब्लिश करता है, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए, ओके फ्रेंड। तो कंट्री रिस्क पॉलिसी या कंट्री रिस्क रेटिंग के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन बनाई हुई है कि हर एक बैंक जो है कुछ सर्टन पैरामीटर के बेसिस पर, पैरामीटर अभी हम आगे नीचे देखेंगे फ्रेंड, तो सर्टन पैरामीटर के बेसिस पर आप हर एक कंट्री की रिस्क रेटिंग करिए, ओके। और अगर रिस्क रेटिंग करने का आपके पास में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो आप ईसीजीसी जो रिस्क रेटिंग पब्लिश करता है उसी को ही एक्सेप्ट कर लीजिए। यदि ईसीजीसी कहता है कि ये कंट्री में भेजना अच्छा है तो इसका मतलब आप भेज सकते हैं, ओके। तो ये हो गया कंट्री रिस्क रेटिंग का कॉन्सेप्ट, ओके। कंट्री रिस्क रेटिंग ऑफ ईसीजीसी। अब मैंने आपको बताया कि ईसीजीसी जो है, अगर मान लीजिए बैंक खुद नहीं करना चाहता है, रिस्क रेटिंग का सिस्टम बैंक के पास नहीं है, तो किसका फॉलो करेगा? ईसीजीसी का फॉलो करेगा। और ईसीजीसी का कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन वो करते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने दुनिया भर की कंट्रीज को 7 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। कितने में? ईसीजीसी ने दुनिया भर की कंट्री को 7 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। हम अभी आगे उसको देखेंगे कौन सी 7 कैटेगरी हैं। अब इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाला है फ्रेंड्स कि अगर जो है किसी कंट्री को जो टोटल बैलेंस शीट है, लास्ट बैलेंस शीट, उसका 1% या उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया है ना, एक्सपोर्ट मतलब जो है वहाँ पर एक्सपोजर जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री, कोई एक बैंक मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, उसने क्या किया, जो उसकी टोटल बैलेंस शीट मान लीजिए 100 रुपये की है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर उसने मान लीजिए किसी कंट्री का उसका एक्सपोजर दो रुपये का है, 100 रुपये का 2% यानी 1% या उससे ज़्यादा का है, तो उसे जो है इसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। दैट बैंक नीड टू मेक प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, एनपीए के केस में हम करते हैं, जब भी हम कोई लोन करते हैं तो हम प्रोविजनिंग करते हैं। तो उसी तरीके से यदि किसी कंट्री को जो एक्सपोजर है वो बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट का 1% या उससे ज़्यादा है, तो उस बैंक को प्रोविजन करना पड़ता है, ओके। अभी हमने ये देखा था फ्रेंड्स कि हमें सर्टेन पैरामीटर के बेसिस पर, सेट ऑफ पैरामीटर के बेसिस पर कंट्री की ग्रेडिंग करनी होती है बैंकों को। तो वो पैरामीटर्स आपके कौन कौन से फ्रेंड्स? ये हैं, देखिए, उस देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी कैसी है,
उसके इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है देश की, जीडीपी का क्या क्या स्थिति है, इन्फ्लेशन कैसा है, एक्सचेंज रेट है ना, दो देशों के बीच में जो करेंसी है उसके एक्सचेंज रेट, लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया कितना पैसा आ रहा है माइनस कितना पैसा जा रहा है उससे निकलता है, उसका दुनिया एक्सटर्नल डेप्ट मतलब दुनिया भर से उसने कितना लोन लिया हुआ है। तो इन पैरामीटर्स, ये जितने भी पैरामीटर आपको बताए मैंने फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लीजिए थोड़ा सा, हो सकता है कभी पूछ लें, अदरवाइज ये नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर काम की बात अगर करें तो जैसे ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड, तो अब जैसे यहाँ पर कहा था कि जो है सर्टन सेट पैरामीटर के बेसिस पर ही हमें ये डिसाइड करना है कि कंट्री की रिस्क कैसी है। ओके, किस कैटेगरी में कंट्री आएगी, तो वो जो पैरामीटर है फ्रेंड्स वो आपके ये हो गए फ्रेंड्स। ओके, कंट्री रिस्क में हमने देखा कि जो बायर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है कई कारणों से, जो उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होता है, मतलब बायर पे करना चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा है, गवर्नमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या लीगल कारणों से वो पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके के रिस्क को ही हम कंट्री रिस्क कहते हैं। कंट्री रिस्क या कंट्री रिस्क रेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने हर एक बैंक को कहा हुआ है कि आप अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप करिए, सर्टन जो है पैरामीटर्स के बेसिस पर हर एक कंट्री को एक रिस्क रेटिंग दीजिए। और अगर मान लीजिए आपके पास खुद का रिस्क रेटिंग सिस्टम नहीं, तो जो ईसीजीसी पब्लिश करता है हर क्वार्टरली पब्लिश करता है उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। अब ईसीजीसी जो पब्लिशिंग करता है उसने 7 कैटेगरी में बांटा हुआ है। कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है? पूरी दुनिया के देशों को 7 कैटेगरी में बांटा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, फिर इसमें हमने ये देखा कि अगर कोई बैंक का जो लास्ट बैलेंस शीट का जो एक्सपोजर है उसका 1% या 1% से ज़्यादा पैसा जो है उसने उस देश के लिए दे दिया हुआ है तो उसे प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अब कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि 7 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आएगा? तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, उसका इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है, उस देश की इकोनॉमिकल पॉलिसी कैसी है, जीडीपी की ग्रोथ का क्या हाल है, इन्फ्लेशन महंगाई है या नहीं है, एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी है, मतलब कहने का एक्सचेंज रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है या कम फ्लक्चुएट हो रहा है, फॉरेन ट्रेड कैसा है उसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या स्थिति है, देश दुनिया भर से उसने कितना लोन लिया हुआ, इन सभी पैरामीटर के बेस पर वो 7 पार्ट में हम बांटते हैं इसको, 7 टाइप से। अब हम यहाँ पर उन 7 टाइप के क्लासिफिकेशन को फ्रेंड्स हम देखेंगे। तो ईसीजीसी 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन करता है कंट्री का। दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनको ईसीजीसी ने 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन, 7 फोल्ड या 7 टाइप के, मतलब क्या हुआ कि कुल 7 तरीके के हैं फ्रेंड्स। ये रहे आपके 7 टाइप फ्रेंड्स। ओके, इन्हीं के बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो ईसीजीसी ने 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईसीजीसी ने दुनिया भर के देशों को कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है रिस्क के बेसिस पर? तो 7 कैटेगरी में बांटा हुआ है। और ये लिस्ट जो है क्वार्टरली अपडेट होती रहती है। कब अपडेट होती है? ये जो लिस्ट है ये क्वार्टरली अपडेट होती रहती है। अब इसमें 3 टाइप की कैटेगरी है। एक ओपन कवर कैटेगरी है। ओपन कवर कैटेगरी में ही 7 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 और D केवल। ओके, तो याद रखना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ए में 2 हैं A1 A2, बी में 2 हैं B1 B2, सी में 2 हैं C1 C2 और सबसे लास्ट में डी हो गया। तो ये 7 हो गए फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अगर आप यहाँ पर आ जाओ B2 में, तो ये मॉडरेट रिस्क हो गया। क्या हो गया? मॉडरेट रिस्क। ऊपर की तरफ आप जाओगे तो रिस्क कम होता जाएगा, नीचे की तरफ आप जाओगे अगर आप ध्यान दो तो ये चौथा वाला है, राइट। देखिए एकदम मिडिल में है फ्रेंड, ध्यान दीजिए इसको। कुल 7 हैं, 7 के बिल्कुल बीच में B2 आ रहा है। ओके, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे रिस्क कम होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब अगर हम बीच में ले लें मॉडरेट रिस्क, इसका मतलब इससे लो, मॉडरेट लो रिस्क कर दीजिए। इससे ऊपर जाइए, मॉडरेट भी हटा दीजिए, लो रिस्क कर दीजिए। और इससे भी ऊपर जाइए तो चाहे वेरी लो रिस्क लिख दीजिए या इनसिग्निफिकेंट रिस्क लीजिए। नीचे आ जाइए, यहाँ पर मॉडरेट रिस्क रहा, अब हाई करिए, बढ़ाइए तो मॉडरेटली हाई रिस्क। अब मॉडरेट हटा दीजिए, हाई रिस्क कर दीजिए और हाई में भी वेरी हाई कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से देखिए वेरी हाई तो यहाँ वेरी लो, यहाँ पर हाई तो यहाँ पर लो, यहाँ पर मॉडरेटली हाई तो यहाँ मॉडरेटली लो। अगर आप देखो तो एक तरीके से मिरर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके फ्रेंड, तो ये याद रख लीजिएगा। अगर पूछते हैं तो पूछते हैं, नहीं तो ज़्यादा चांसेस वैसे इसके पूछे जाने की नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेना, कोई वो दिक्कत नहीं है। A1 का मतलब हुआ बिल्कुल रिस्क ना के बराबर है, A2 का मतलब हुआ बहुत कम रिस्क है, B1 का मतलब हुआ मॉडरेट लो रिस्क है, B2 का मतलब हुआ मॉडरेट रिस्क है, C1 का मतलब हाई रिस्क है, C2 का मतलब
हाई रिस्क है, मतलब ये मॉडरेट हाई रिस्क है। डी का मतलब वेरी हाई रिस्क है। मतलब कहने का, यदि एक्सपोर्टर ने देखा कि किसी कंट्री का जो रिस्क क्लासिफिकेशन डी है, तो वो उस देश में पैसे मतलब एक्सपोर्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि रिस्क इतना ज़्यादा है कि हो सकता है पैसे लौटे ही ना। लेकिन उसी जगह पर अगर कहा जाए कि A1 वाली कंट्री से कोई इम्पोर्टर कुछ मंगवाना चाहता है, तो वो तुरंत ही हाँ कर देगा, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, रिस्क एकदम ना के बराबर है। यहाँ तक जो है इजीली दिया जा सकता है। मॉडरेट रिस्क है, हल्का फुल्का रिस्क तो बिजनेस में लेना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हाई होता जाता है वैसे वैसे एक्सपोर्ट करने के चांसेस घटते जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ओपन कैटेगरी, ओपन कवर कैटेगरी में 7 तरीके के रिस्क, जो 7 फोल्ड जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, वो यही है। अब अगर आप यहाँ से पूरा देखें, कंट्री रिस्क हमने समझ लिया है। कंट्री रिस्क में मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंक अपना खुद का जो है वो बनाएंगे, गाइडलाइन बनाएंगे। ग्रेडिंग करिए हर एक कंट्री की, A1 A2 जैसे भी आपको समझ में आए। और अगर आप अपनी खुद की नहीं बनाना चाहते हैं, तो जो ECGC बनाता है 7 फोल्ड, वो वाला एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर हमने देखा कि कंट्री रिस्क ECGC करता है। ECGC में कौन कौन से पैरामीटर को ये ध्यान रखते हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक पॉलिसी, GDP, इन्फ्लेशन, इन सभी बातों को, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल डेब्ट, इन सभी बातों को ध्यान रख के ये 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये क्वार्टरली बेसिस पर ये रिपोर्ट आपकी अपडेट होती है। इसमें 7 फोल्ड में हमने देखा A1, अगर किसी कंट्री का क्रेडिट रिस्क जो है A1 है, मान लीजिए USA है, अगर इसका जो है रिस्क पॉलिसी A1 है, तो इसके साथ बिजनेस करने में कोई इशू नहीं, आप आराम से बिजनेस करिए। लेकिन अगर किसी कंट्री को जो है D दे दिया गया है, तो थोड़ा संभल करके, अगर C1 है तो भी रिस्क ले लीजिए, लेकिन डी में तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, हो सकता है आपकी पेमेंट पैसे ना मिल पाए फ्रेंड। तो यही हो गया ECGC के 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो इन्होंने कंट्रीज़ का किया हुआ है। अब इसी में हमने ये कौन सा देखा जो 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन? ओपन कवर कैटेगरी। ओपन कवर कैटेगरी, अब कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जिन पर रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 और रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 2 में भी ECGC ने रखा हुआ है। ओके, ECGC ने रिस्ट्रिक्टेड कवर 1 में जो आती हैं कंट्रियां, उनमें रिवॉल्विंग लिमिट मिलती है, ECGC देता है, 1 साल के लिए वैलिड होती है। ओके, 1 साल के लिए वैलिडिटी के साथ में रिवॉल्विंग लिमिट देता रहता है ECGC। लेकिन जो 2 वाली हैं, रिस्ट्रिक्टेड कवर 2 वाली जो कंट्रियां हैं, वहाँ पर अब केस ऑन केस बेसिस पर अप्रूवल दे दिया जाता है, और केस की मेरिट कैसी है उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो रिस्क कवर्ड ग्रुप 2 में अगर कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक एग्जांपल नॉर्थ कोरिया मान लीजिए, अगर इस कवर 2 में है और अगर किसी को कोई चीज़ एक्सपोर्ट वहाँ पर करनी है, तो ECGC केस ऑन केस बेसिस पर आप ECGC के पास जाओगे कि हमें इस देश में, कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई ऐसा देश ले लीजिए जहाँ जो थोड़ा सा वार कंट्रियाँ हैं, तो वहाँ पर जो है ये केस ऑन केस बेसिस पर देखेगा कि आपको हम इंश्योरेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका बेसिकली जो है कि रिस्क क्या क्या होते हैं। ECGC 7 फोल्ड रिस्क क्लासिफिकेशन करता है, हमने ये समझ लिया। ये A1 A2, B1 B2, C1 C2 और डी बहुत हाई होता है, A1 बहुत कम होता है। 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने। उसके बाद में हमने ये भी जान लिया कि आरबीआई ने गाइडलाइन क्या इशू की हुई है। एक्सचेंज रिस्क में हमने देखा कि रुपए और डॉलर के बीच में जो एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होती है उसे ही एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। फिर हमने ऑपरेशनल रिस्क में देखा, स्ट्राइक हो जाए, सिस्टम फेल कर जाए, कनेक्टिविटी चली जाए, स्टाफ मेंबर कोई गलती कर दे, तो जिसकी वजह से, तो इन्हें ही हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। फिर हमने कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क देखा, लॉ की अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। उसके बाद में हमने ये भी देखा लीगल रिस्क क्या होता है, कंपनी मतलब किसी देश ने अपने लॉ में ऐसा बदलाव कर दिया जिसकी वजह से अब हम किसी सर्टन गुड्स को एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लीगल रिस्क कहते हैं। क्रेडिट रिस्क ये होता है कि बायर जो है पैसे ही ना पे कर पाए सेलर के, तो उसे क्रेडिट रिस्क कहेंगे। ये सारे अदर रिस्क की कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में हमने शिपिंग रिस्क देखा था। शिपिंग रिस्क से बचने के लिए क्या करते हैं, इसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर देते हैं। शिपिंग रिस्क में हमने देखा था कि बहुत सारे रिस्क होते हैं, मिस हैंडलिंग हो गई गुड की, गुड चोरी हो गया आपका, गलत लोगों को डिलीवर कर दिया, गलत जगह पर डिलीवर कर दिया, या फिर स्ट्राइक हो गई, तो ये सभी जो है आपके किस में आते हैं, शिपिंग रिस्क में। फिर हमने देखा था बायर रिस्क। बायर रिस्क कौन किसे प्रॉब्लम होती है, सेलर को होती है। सेलर को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, भाई गुड्स भेज दिया, बायर ने पैसे ही नहीं पे किए। और सेलर रिस्क जो होता है उसे बायर फेस करता है। बायर को क्या दिक्कत है, जो गुड्स आया है वो अच्छा नहीं आया हुआ है, या पैसे ले लिए गुड्स आया ही नहीं, तो ये सारे रिस्क होते हैं। और ये कम कैसे होता है, जैसे जैसे एक दूसरे के बीच में, बायर और सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है, वैसे वैसे ही ये आपका कम होता जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने वेरियस टाइप के रिस्क भी देख लिए थे। रिस्क क्या होता है, हमने आपको बताया था कि अनसर्टेन इवेंट, जिसकी वजह से या तो लॉस हो जाएगा या फिर अर्निंग घट जाएगी, तो उसे ही हम कहते हैं रिस्क। ओके,
बेनिफिट, क्रेडिट एक्सपोर्ट के बेनिफिट हमने बताया था कि एक बार अगर किसी चीज़ का इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस हो गया, तो वो बिना किसी डर के ही जो है एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। कमर्शियल रिस्क का मतलब वही होता है कि फॉरेन बायर जो है बैंकरप्ट हो जाए और पैसे ना पे कर पाए। इकोनॉमिक डिफिकल्टी में हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू, मतलब देश में पैसा आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है, या फिर युद्ध छिड़ गया, किस लिए हमें क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस चाहिए, युद्ध छिड़ गया, तख्ता पलट हो गया, इन सभी केसेस में, या कमर्शियल रिस्क है, इसके लिए भी हमें चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक डिफिकल्टी फेस हो रही है देश में, तो उसके लिए भी हमें एक्सपोर्ट रिस्क वो चाहिए, आपका क्या है, क्रेडिट इंश्योरेंस चाहिए। उसके बाद में ईसीजीसी के बारे में मैंने बताया, इसको एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कहते हैं। ये एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और बैंकों को जो जो क्रेडिट देगा, ये एक्सपोर्टर को जो लोन देगा उसकी गारंटी प्रोवाइड करता है कि अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता है एक्सपोर्टर के एंड से तो उसकी पेमेंट हम करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर मैं खत्म करूँगा।